हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो भी स्टूडेंट्स पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, एमए होम साइंस से का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, वो ये वीडियो अंत तक देखे, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रीवियस सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। बेंडोइक ग्रोथ उपकरण का प्रयोग करते हैं। बेंडोइक ग्रोथ जो एक उपकरण है, इसका प्रयोग किसको नापने में करते हैं? तो ऑप्शंस हमारा दिया गया है। बेसल मेटाबॉलिज्म को नापने में, फूड की एनर्जी वैल्यू को नापने में, रक्त में यूरिया को नापने में, श्वसन दर को नापने में। तो ये जो है बेंडोइक ग्रोथ एक प्रकार का उपकरण है जिससे हम बीएमआर को नापते हैं। बीएमआर को नापते हैं। बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। मतलब हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो सही होगा कि बेंडोइक ग्रोथ से हम बीएमआर को नापते हैं। फूड एनर्जी कैलोरी से पता चलता है। रक्त में यूरिया नापते हैं। यूरिया नापने के लिए हम लोगों को BNU टेस्ट करवाना होगा यूरिया नापने के लिए। और आप तो जानते हैं श्वसन दर नापने के लिए स्पेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। श्वसन दर नापने के लिए हम लोग स्पेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बेंडोइक ग्रोथ होता क्या है? देखिए, जो बीएमआर है वो दो प्रकार से नापे जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जो बीएमआर नापते हैं वो कैलोरीमीटर होता है। अप्रत्यक्ष जो है वो उपकरण उसका बेंडोइक ग्रोथ है। और बेंडोइक ग्रोथ भी दो प्रकार के होते हैं, स्पायरोमीटर और काइमोमीटर। तो हम लोग जो बीएमआर नापने का जो है यंत्र वो मतलब बेंडोइक ग्रोथ है। लेकिन जो बीएमआर वो दो तरीके से नापा जाता है, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और जो प्रत्यक्ष तरीके से नापते हैं वो कैलोरीमीटर से नापते हैं। जो अप्रत्यक्ष विधि है वो बेंडोइक ग्रोथ से नापते हैं। तो अब बेंडोइक ग्रोथ भी दो प्रकार के होते हैं, स्पायरोमीटर और काइमोग्राफ। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बीएमआर नापने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, तो वो है कैलोरीमीटर। या फिर बेंडोइक ग्रोथ कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, स्पायरोमीटर और काइमोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में बदलने को कहा जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोसाइसिस। ये सारे एक जैसे ही नाम है, लेकिन क्या कहते हैं, इसमें से कोई एक जो हमारा सही आंसर होगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में लैक्टिक एसिड से बदलने को कहा जाता है। सबसे पहले ये कि हमारा जो ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में बदलता क्यों है? जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे जो मांसपेशियां हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए तो मांसपेशियां जो हैं ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देना शुरू कर देती हैं, जिससे हमें व्यायाम करने के टाइम या फिर खेल कूद के टाइम ऊर्जा मिलती है। तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। हमारा आंसर ग्लाइकोजेनेसिस होगा। रागी अच्छा स्रोत है? कैल्शियम, सल्फर, आयरन, जिंक। तो जो रागी है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। रागी में 3.44 ग्राम्स कैल्शियम पाए जाते हैं। और कैल्शियम सबसे अच्छा स्रोत दूध का होता है। दूध में सबसे अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपवास की दशा में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे पूछा है, जब हम उपवास करते हैं तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती नहीं है। उत्तकोर की शर्करा, इससे भी नहीं मिलती है। आहारीय रेशे, इससे भी नहीं मिलती है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू इसका मतलब होता है उत्तकों की वसा। उत्तकों की वसा। जब हम भोजन करते हैं तो क्या है कि हमारा शरीर जो है शरीर में एक्स्ट्रा भोजन जो है हमारे उत्तकों में इकट्ठा हो जाता है। और जब हमें हमारी बॉडी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है
तो हमारा बॉडी उसे ऊर्जा के रूप में यूज़ करता रहता है। तो जो हमारा उद्योगों की वसा है वो उपवास के समय में ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? पहले WHO होता क्या है? WHO संयुक्त राष्ट्र संगठन, WHO है हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। स्विट्ज़रलैंड में होती। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। मतलब WHO जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है और भारत में इसका जो कार्यालय नई दिल्ली में है। तो हमारा कहते हैं ऑप्शन है जिनेवा, एशिया, भारत, चाइना, लेकिन यहाँ पे तो स्विट्ज़रलैंड। तो जो WHO है उसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुई थी। यांत्रिक आहार विधि व्यक्तियों के लिए उपयोग करते हैं जब दांत नहीं रहता है, जाना जाता है। जब हमारे पास दांत नहीं है तो हम किस टाइप का भोजन कर सकते हैं? तो मसाले रहित भोजन नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। तरल तो हमारा एक लिक्विड हो जाएगा, तो इसमें हमें भोजन पूछा है, ये भी नहीं होगा। उच्च रेशीय आहार, ये भी नहीं होगा। मुलायम आहार हम लोग कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारे अगर दांत नहीं होंगे तो भी हम मुलायम आहार को आसानी से खा सकते हैं और पचा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा मुलायम आहार होगा। ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ग्लूटेन जो है किस में पाया जाता है? चावल में, गेहूँ में, राजमा में, चना में। तो ग्लूटेन जो है वो गेहूँ का प्रोटीन है। आइए कुछ प्रोटीन्स देख लेते हैं। अंडे का प्रोटीन एल्ब्यूमिन, गेहूँ का ग्लूटेन, दूध का लैक्टोएल्ब्यूमिन, मांसपेशियों में ग्लोबुलिन और रक्त के प्रोटीन ग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन। हमें इसको याद रखना है, ये याद रखना है। CFTRI कहाँ है? CFTRI का फुल फॉर्म है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था। ये 1950 में बनाया गया, कर्नाटक राज्य के मैसूर में इसकी स्थापना की गई थी, कर्नाटक राज्य के मैसूर में। आपको इसका डेट भी याद रखना है। CFTRI का फुल मतलब पूरा नाम है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। 1950 में कर्नाटक राज्य के मैसूर में इसकी स्थित है ये संस्था। तो हमारा इसका आंसर मैसूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला एक परिपूर्ण स्रोत है। आप आंवला के प्रकृति तो आप जानते हैं, आंवला खट्टा होता है। आंवला खट्टा होता है तो जो किस विटामिन में हमें जो खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, ये भी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी, ये भी नहीं पाया जाता है। विटामिन ए, ये भी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है हमें सभी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो इसका आंसर विटामिन सी होगा। और आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो आंवला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटोला है। पटोला जो है वो एक प्रकार का कढ़ाई है। तो पूछा है पटोला कहाँ की कढ़ाई है? बंगाल का, महाराष्ट्र का, हरियाणा, गुजरात। तो देखिए बंगाल की जो कढ़ाई है वो काथा है। हरियाणा या पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश की मनका, बिहार की सुजनी, हिमाचल प्रदेश की चंबा रुमाली, जम्मू कश्मीर की कासीदारा, राजस्थान की ढाका। तो हमारा यहाँ पे पटोला जो है, पटोला हमारा गुजरात का है। पटोला गुजरात की कढ़ाई का नाम पटोला है। तो इसका हमारा आंसर गुजरात होगा।
और आप ये सारे कढ़ाई कहाँ की कहाँ पूरा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में पटोला की जगह कुछ और भी पूछा जा सकता है। कश्मीरी कढ़ाई को कहते हैं, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कश्मीरी कढ़ाई को कासीदाकारी कहते हैं। चिकनकारी हमारा लखनऊ का है। काथा बताया गया है बंगाल का है। फुलकारी पंजाब या फिर हरियाणा का है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कश्मीरी कढ़ाई, तो कश्मीरी कढ़ाई को कासाधारी कहते हैं। रेशे जो अग्नि प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी एवं कम उड़ने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा रेशा है जो उसमें अग्नि का भी प्रभाव ना हो, अम्ल का भी प्रभाव ना हो और वो कम मुड़ने वाला हो। तो यहाँ पे मुड़ना है, कम मुड़ने वाला हो। तो क्या हो सकता है? ग्लास नहीं हो सकता, इसमें भी अग्नि और अम्ल का प्रभाव तो पड़ेगा। गोल्ड भी नहीं होगा। एस्बेस्टॉन, ये जो है हमारा एक खनिज रेशा है। डाइक्रॉन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर एस्बेस्टॉल होगा, क्योंकि ये खनिज रेशा है। इस पे अग्नि और अम्ल का और कम प्रभाव, अम्लीय अम्ल का प्रभाव नहीं होता और ये मुड़ता नहीं है। सेल्यूलोज एक जटिल यौगिक है जो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। पहले सेल्यूलोज है क्या? सेल्यूलोज जो है कोशिकाओं की दीवारों में जो पेड़ पौधे होती हैं, जो पेड़ पौधों की कोशिका की दीवार होती है, वो सेल्यूलोज की बनी है। सेल्यूलोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12, C6H12 होता है। ये एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। ये एक प्रकार का ग्लूकोज है और हमें सेल्यूलोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया पहला, क्योंकि सेल्यूलोज एक प्रकार का ग्लूकोज ही होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। अग्निरोधी रेशे कौन से हैं? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था खनिज रेशे जो होते हैं, अग्निरोधी रेशे होते हैं। वापस से क्वेश्चन पूछ दिया उसमें खनिज रेशों का खनिज, उस क्वेश्चन में था हमारा खनिज रेशे का नाम दिया था और यहाँ पे खनिज रेशे दे दिया है। सिल्क ये भी जल सकता है, सूती ये भी जलाया जा सकता है, ऊनी ये भी जलाया जा सकता है, लेकिन खनिज रेशों को जलाया नहीं जाता, इसलिए अग्निरोधी इसको कहते हैं। फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो इससे बने हुए वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे सूत है। ओके, सूत बनाने का प्रथम चरण क्या है? सूत बनाना, तो सूत बनाने का प्रथम चरण क्या है? स्पिनिंग, बुनाई, धुलाई, कटाई। स्पिनिंग को हम लोग कताई कहते हैं, कताई। और स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग को हम कताई कहते हैं। यह वस्त्र बनाने की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया है। ये सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में रेशे को ऐड कर सूत बनाने का कार्य करते हैं। अब देखिए बुनाई, जब हमारा एक रेशा तैयार होगा उसके बाद ही हम बुनाई करेंगे। धुलाई, और उसको जब बुनाई करने के बाद हमारा जो कपड़ा बन जाएगा उसकी धुलाई होती है। कताई, जब हमारा सारा कपड़ा तैयार हो गया तो उसमें जो धागे निकले होते हैं उसे हम काटते हैं। तो हमारा आंसर इसका होगा सूत बनाने का सबसे प्रारंभिक जो चरण है वो स्पिनिंग है। स्पिनिंग को हम लोग कताई भी कहते हैं। तो आप लोगों को दोनों नाम याद रखने हैं। मानव दूध का सबसे घटिया स्रोत है। हम जैसे जानते हैं, क्या हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, दूध एक संपूर्ण आहार है। मतलब दूध में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, मतलब सारे तत्व हमारा, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि दूध में सारे तत्व विद्यमान होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एक ऐसा तत्व है जो दूध में विद्यमान नहीं है। ये तीनों तत्व हमें दूध में मिल जाएंगे, लेकिन लौह तत्व हमें दूध में नहीं मिलेगा, क्योंकि लौह तत्व जो है वो दूध में नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लौह तत्व। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और जिससे मैं आगे के और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूं।